चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने का है, गांधीज़म यानी गांधीवाद। देखिए, इस टॉपिक से ना केवल आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट होगा, वरन यहाँ तक कि जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो आपको वहाँ भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, खास करके गांधी जी की फ़िलॉसफी के बारे में। और साथ ही साथ अगर आपका यूनिवर्सिटीज़ का जैसे भी पार्ट 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम चलेगा, तो आपको वहाँ भी जो है अच्छा खासा ज़रूरत पड़ सकता है। तो गांधीज़म को समझने का आज से बेहतर दिन हमें नहीं लगता है कोई मिलेगा। जैसे आज 2 अक्टूबर भी है, आज गांधी जी का भी जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री का भी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा महात्मा गांधी के बाद का, वो हमारा लाल बहादुर शास्त्री पर भी बनेगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ गांधीवाद को समझने वाले हैं, ठीक है। तो गांधीज़म को जब हम समझते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र चमकता है कि सबसे पहले तो ये गांधी जी को हम जिस नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिया देखने का अलग अलग लोगों का क्या है, अलग अलग है। हर एक व्यक्ति का किसी चीज़ को देखने का जो परसेप्शन होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। और इसी देखने के नज़रिए को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वाद। इसको क्या बोलते हैं, वाद। गांधीज़म, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, गांधीज़म यानी ISM का मतलब होता है जब भी कोई दार्शनिक बात की जो बात, जैसे कोई दार्शनिक विचारधारा होता है, उसके शब्द में आपको क्या मिलेगा, वाद मिलता है। जैसे यहाँ पे गांधीवाद है, यहाँ इसका मतलब क्या है, गांधी का जो विचार है उनके नज़रिए से अगर आप चीज़ों को देखते हो उसको क्या बोलते हैं, गांधीवाद कहते हैं। वैसे अगर हम नारीवाद की बात करें तो नारीवाद के मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जो आपका जो थॉट है, जो आपका फिलॉसफी है, उसके केंद्र में कौन है, नारी है। मतलब आप वोमेंस के को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो देखने का नज़रिया क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति नारीवाद होते हैं वो अक्सर नारी की समस्याओं को लेकर के सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब उनके लिए नारी की समस्या सबसे बड़ी होती है। उसी तरह अम्बेडकरवाद की बात करें तो जो अम्बेडकर के विचारों को जो मानने वाले लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अम्बेडकरवाद। तो अभी हम गांधीवाद को जो हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि गांधीवाद, ये क्या गांधी जी ने कभी कहा था कि हमने कोई विचारधारा दिया है जिसको आप गांधीवाद के नाम से जानो। तो ऐसा नहीं है। गांधीवाद कोई शब्द नहीं है अपने आप में, ये तो गांधी को, जो गांधी के विचारों ने जिन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने एनालिसिस के माध्यम से बताया कि ये गांधीवाद है, क्योंकि गांधी के विचारों को एक तरीके से समराइज करके उन्होंने देखा, पढ़ा। क्योंकि गांधी के माध्यम से हम लोग कई सारे आंदोलन भी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो गांधी की विचारधारा को समझने के लिए शब्द दे दिया, इसका नाम क्या हो गया, गांधीवाद। उसी तरह हम अम्बेडकरवाद की भी अगर हम बात करें तो अम्बेडकर ने कहा नहीं कि कोई अम्बेडकरवाद जैसा कोई चीज़ होता है। अम्बेडकर के अपने विचार थे दलितों के बारे में, जो उनके अपने विचार थे। उन्होंने दलितों के बारे में, महिलाओं के बारे में कई सारे जो उन्होंने विचार रखे, तो उनके विचारों को कंक्रीट रूप में अम्बेडकरवाद रखा गया। उसी प्रकार से गांधी के संपूर्ण विचार को क्या रखा गया, गांधीवाद के नज़र से रखा गया। तो जब इतिहासकार, हालांकि गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी अपनी जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जो है उनका बुक है हिंद स्वराज। तो गांधी चूँकि अपने विचारों को एकदम खुल के हिंद स्वराज में बहुत सारी बातों को उन्होंने खुद लिखा। खास करके उन्होंने धर्म के बारे में वो क्या सोचते हैं, महिलाओं के प्रति उनका क्या सोच है, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, अहिंसा के बारे में क्या सोचते हैं, तो और जानवरों के प्रति, मतलब पशुओं के प्रति, या फिर पर्यावरण के प्रति, जो कि आज बहुत ही फेमस हो चुका है। तो देखा जाए अगर ओवरऑल अगर आप समझने की कोशिश करो तो गांधीवाद की जो बहुत सारी बातें हैं वो आपको इस किताब में देखने को मिलता है। हालांकि इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी बुक है जिसमें आपको गांधी को पढ़ने का मौका मिलता है। देखिए, अभी इनके बारे में अलग अलग चीज़ पढ़े, जैसे कि पश्चिमी विचारधारा के बारे में वो क्या सोचते थे, वेस्टर्न कल्चर के विचारधारा के बारे में, राज्य के बारे में वो क्या सोचते थे, उसके अलावा स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या सोचते थे, और उनके राजनीतिक विचार क्या थे। हम लोग एक एक करके बारी बारी से उनको समझने का कोशिश करेंगे। आगे चल के सामाजिक विचार और आर्थिक विचार जो है वो भी समझेंगे। मतलब आज का जो वीडियो है हमारा, वो पूरी तरह से देखा जाए तो महात्मा गांधी के विचारों को समझने में लगाएंगे आज पूरी तरह से अच्छे से, ताकि हमारे एग्जामिनेशंस तो सारे कवर होंगे ही होंगे। इसके बाद जब हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे चूँकि जब गांधी के जो महत्वपूर्ण आंदोलन जब शुरू होगा, जब कांग्रेस का जो मामला से स्टार्ट होगा, जब गांधी का एंट्री होगा, तो वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा समझने में मदद मिलेगा। गांधी के आंदोलन को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप गांधी के परसेप्शन को अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका पश्चिमी विचारधारा के प्रति जो है क्या सोच था। देखिए, ये सबसे पहली बात, ये पश्चिमी विचारधारा को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल नहीं मानते थे पश्चिमी विचारधारा, क्योंकि उस समय वर्तमान दौर में जो पश्चिमी विचारधारा चल रहा था उसमें खास करके समाजवादी और पूंजीवादी के बीच झगड़ा चल रहा था। हम लोग सभी जानते हैं कि समाजवादी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, और एक पूंजीवादी व्यक्ति क्या मानता है, यहाँ पर व्यक्तिवाद, ये व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, और ये किसको महत्व देता है, समाजवाद को। अगर मोटे मोटे तौर पे, हालांकि अलग से का हमारा वीडियो आएगा जो पूंजीवाद और समाजवाद और कार्ल मार्क्स पर हम लोग डिटेलिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो बात करते हैं समाजवादी और पूंजीवादी की, तो दोनों में आपको एक रफ आइडिया मोटा मोटी दे देते हैं। जो लोग पहली बार, चूँकि जो समाजवादी और पूंजीवादी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उसके लिए ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो समाजवादी की अगर हम बात करें तो समाजवादी का मतलब होता है जहाँ पर सरकार का ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का ज़्यादा एक्टिव होता है, वहाँ पे क्या होता है समाजवादी। अगर हम पूंजीवादी की बात करें तो यहाँ पर पूंजीवादी में व्यक्ति का ज़्यादा महत्व होता है और राज्य की अर्थव्यवस्था पर किसका, निजी व्यक्ति का कंट्रोल होता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे आपको बोलबाला दिखेगा और यहाँ पर क्या दिखेगा, गवर्नमेंट का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये मार्कर, इस मार्कर का कीमत क्या होगा, अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब समाजवादी माध्यम से अगर देखा जाए तो वहाँ पर इसका रेट कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करेगा। जबकि पूंजीवादी के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो पूंजीवादी व्यवस्था में इसका रेट जो है मार्केट तय करेगा, कि मार्केट में अगर इसका डिमांड ज़्यादा है इसका रेट ज़्यादा होगा, डिमांड कम है तो रेट इसका कम होगा, यानी कि पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड है। हालांकि पूंजीवादी और समाजवादी में और भी कई तरह से डिफरेंट है। तो महात्मा गांधी जिस दौर में, अगर हम बात करें जिस दौर में समाजवादी और पूंजीवादी में आपस में झगड़ा चल रहा था, ठीक है, उस दौर में ये दोनों को ही नकारते हैं, बोलते हैं ना समाजवादी अच्छा ना पूंजीवादी अच्छा। इसका रीज़न समझते हैं बारी बारी से क्या है, आखिर ये समाजवादी को उतना बेहतर क्यों नहीं कहते। क्योंकि समाजवादी की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक आपको हम यहाँ भी दिखा रहे हैं, समाजवादी के साथ देखिए, समाजवादी उस समय समाजवादी देश कौन कौन था, उस समय का यूएसएसआर था, रसिया की बात करें, हालांकि जर्मनी और इटली भी कई प्रकार समाजवादी ही कहता था उस समय अपने आप को। देखिए समाजवादी अथवा मतलब समाजवादी की अगर हम बात करें तो समाजवाद में क्या होता है, अक्सर वहाँ पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता को निगलेक्ट किया जाता है, वहाँ पर व्यक्तियों का ज़्यादा महत्व नहीं है, वहाँ पर केंद्र जो सत्ता होता है, जो सरकार होती है, वो ज़्यादा ताकतवर होता है। और अगर आप सोच के देखना कि अगर आप वहाँ पर अगर व्यक्ति पर अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो फिर ये भी दिक्कत है, क्योंकि लोगों की आज़ादी महात्मा गांधी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर हम पूंजीवादी की बात करें तो पूंजीवादी में भी एक समस्या था। पूंजीवादी में क्या होता था कि वहाँ पर चूँकि उदारवादी लोकतंत्र चलता था। अभी जस्ट यहाँ पर देखिएगा, अभी ऐसा करते हैं कि इसी चीज़ को यहाँ पर समझते हैं, फिर आपको ये वापस हम लोग आते हैं। देखिए गांधीवाद की अगर राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि होता क्या ना, अलग अलग व्यक्ति का जो कहते हैं ना कि सोचने समझने का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को फ्रीडम देते हैं, आज़ादी देते हैं, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को देखेगा और समझने का कोशिश करता है, मतलब वजह किसी चीज़ का थोपने का, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें इंग्लैंड और यूएसए की बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा था, इंग्लैंड और यूएसए की बात करें तो वहाँ पर अभी जस्ट हम बताएं वहाँ पर क्या चल रहा था, पूंजीवादी सिस्टम चल रहा था। और पूंजीवादी सिस्टम में हम क्या बताए थे कि वहाँ पर बाजार का जो है ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उदार लोकतंत्र चल रहा था। उदार लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र तो होगा लेकिन उदार तरीके से होगा। जैसे वहाँ पर चुनाव तो होता था और चुनाव में अक्सर जो है कौन जीतता था, सीधी सी बात है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आएगा वही जीतेगा। तो मान लीजिए वहाँ पर जब चुनाव होगा तो 51% जो व्यक्ति लाता है वो तो 49% से तो ऊपर है। मतलब सीधी सी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि 51% जो वोट लाया उसका हक बन जाता है कि हम 49% वाले लोगों पर अधिकार करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा सरकार उसी की बनेगी। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर एक तरह से बहुलवादी सिस्टम है? मतलब कि एक तरह से बात अगर ये किया जाए तो जो व्यक्ति के पास वोट ज़्यादा है वो कमज़ोर वोट वाले पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद दिख रहा है। तो आप इसी वजह से देखिएगा वहाँ। अच्छा एक बात और, उदार लोकतंत्र में क्या होता है, अक्सर जो वहाँ के राजनेता लोग जो होते हैं वो जनता की बात नहीं सोचते हैं। मतलब वास्तविकता ये है कि वो अपनी बात करते हैं। मतलब वहाँ पर लोकतंत्र ना होकर के उसको आप भीड़तंत्र भी आप कह सकते हैं कि वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता है कि जो है पूरा जन कल्याण का, क्योंकि जैसे ही 51% वाला जीतेगा ये 49% वाले को क्या करेगा, टॉर्चर करना शुरू करेगा। आज भी हमारे देश में आप देख लीजिए कि अक्सर क्या होता है कि जिस राज्य में अभी जो वर्तमान दौर में मान लीजिए जैसे बीजेपी की सरकार है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती है, आप देखिए अक्सर वहाँ पे जो लोक कल्याणकारी जितनी भी नीति वगैरह आती है वहाँ पे उतना फंडिंग नहीं मिल पाता उस सरकार को। तो ये दिक्कत होती है। जैसे कई सारे सांसद मिल करके सरकार तो चलाते हैं लेकिन जो उसके पार्टी का नहीं होता है तो उसको क्या करेगा, उसको अक्सर दबाने का कोशिश करता है। जबकि विरोधियों को अगर आप दबाते हैं तो लोकतंत्र बचा कहाँ फिर वहाँ पे, है ना। तो इसीलिए ये मजाक से महात्मा गांधी कहते हैं कि दरअसल ब्रिटिश संसद और कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, मछली बाजार है। क्योंकि ये आपस में लड़ते मरते हैं कि हमको ज़्यादा मिले, हमको ज़्यादा मिले। तो जब वो ब्रिटिश संसद आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही मर रहे हैं, तो उसको हम कैसा लोकतंत्र कहेंगे। ये उदार लोकतंत्र इस वजह से उनको पसंद बिल्कुल नहीं था। हालांकि हम बताएंगे कि इसके जगह पे वो सॉल्यूशन क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें यूएसएसआर की बात करें, रसिया की बात करें, तो वहाँ पे तानाशाही चल रहा था। अब तानाशाही में अक्सर क्या होगा, राज्य सरकार जो सरकार होगी, सरकार अक्सर व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा कानून बनाएगा जो कि उसके एवज में नहीं हो। मतलब वो सीधी सी बात है, वो अकेला मालिक बनना चाहता है और सारे जो व्यक्ति हैं वो सरकार के अंडर में हो, यानी कि आज़ादी का वहाँ पर क्या होता है, हनन होता है। और तीसरा चीज़ अगर हम बात करें इटली और जर्मनी की बात करें, तो इटली और जर्मनी में भी उस समय तानाशाही बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा तानाशाही चल रहा था। और उस तानाशाही का ही नाम था नाजीवाद या फिर फांसीवाद। हम लोग जर्मनी, हिटलर वगैरह और मुसोलिनी के वगैरह के जब आप पढ़िएगा डिटेल में, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ भी कहता तो है कि हम एक नायक हैं, लेकिन नायक क्या हो, आप तो वहाँ पर लोगों के अधिकारों का हनन करते हो। तो बस ये कहने की बात है। ये जितना भी सिस्टम आप देख रहे हो, चाहे वो उदारवादी लोकतंत्र की बात करें या फिर तानाशाही की बात करें, सभी में हम क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ पर व्यक्तिगत आज़ादी को अक्सर दबाया जाता है। तो गांधी जी हमेशा, अब देखिएगा गांधी जी इसका सॉल्यूशन देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भाई सब हटाओ, ये सब लोकतंत्र वगैरह, ये जो वहाँ पर चल रहा है संसद वगैरह का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें अक्सर क्या होता है, व्यक्तियों का हनन होता है। तो वो कहते हैं एक काम करो, तुम स्थानीय स्वशासन लागू करो। अब ये स्थानीय स्वशासन क्या होता है, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि पब्लिक आम तौर पर अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करे। मतलब वहीं पर एक व्यक्ति कोई छोटा मोटा मुखिया हो जाएगा, अब वो वहाँ पे लोगों को गवर्न करेगा और उससे मिलजुल कर गवर्न करेगा। ऐसा ना कि वो पूरी तरह से उसको रिस्ट्रिक्शन छोड़ दे। देखिए गांधी जी की बात अगर हम बात करें तो राज्य की शक्ति की बात वो कम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो कार्ल मार्क्स के बारे में आप जब पढ़िएगा, वो कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये कहता है राज्यवादी एक प्रपंच है, क्योंकि राज्य के वजह से क्या होता है, लोगों के अधिकारों का हनन होता है, इसलिए राज्य का कोई ज़रूरत ही नहीं है। महात्मा गांधी जानते थे इस बात को। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, और इस मनमानी को रोकने के लिए वो कहा कि राज्य की ज़रूरत तो होगी, लेकिन उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आप राज्य की शक्ति को अगर आप कम कर देते हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होगा कि देखो, इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति का, चूंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का स्वधर्म क्या होता है, अलग अलग होता है ना। और अगर अलग, देखिए अगर आप अलग अलग होता है, सभी का बिहेवियर, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो इसका मतलब है उनको विचारों की आज़ादी मिलनी चाहिए कि नहीं। और अगर आप राज्य की शक्ति को बढ़ाओगे तो ये विचारों की आज़ादी का क्या करेगा, हनन करेगा। चूँकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग अलग होता है, और आत्मिक उन्नति के लिए, अपने खुद की उन्नति के लिए, अपने आत्मा की उन्नति के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी। देखिए बार बार हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि गांधी जी हमेशा स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वजह से ये कहते हैं कि राज्य को इतना ज़्यादा पूरा एकदम तानाशाही मत बनाओ, दुनिया भर का उसको ताकत मत दो, क्योंकि ज़्यादा ताकत दोगे तो फिर वो राज्य क्या करेगा, वो राज्य तुम्हारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे चीन वगैरह के बारे में भी आप देख लीजिए। माओ से तुंग की सरकार थी एक बार ऐसे ही, तो वहाँ पर जब छात्र लोग आंदोलन किए तो 10,000 बच्चों पे वहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा तो वहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके जगह पे बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा कि राजनीतिक ढांचे की आवश्यकता कम से कम हो। नहीं है वो तो दिक्कत नहीं, राजनीति का ढांचा ही नहीं होना चाहिए। देखो क्योंकि ये कहते हैं कि अगर राजनीतिक ढांचा नहीं होगा, जैसे ये जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डीएम, सीएम, अगर ऐसा कोई ढांचा नहीं होता है तो इससे क्या होगा। बस देखो ढांचा वाचा का जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, आपस में लोग इतने आपस में सहमति बना लें, इतना समझदारी से लोग आपस में चलें कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक ढांचा का जरूरत ही ना हो। क्या लगता है ये संभव है? तो देखिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई किसी का जरूरत नहीं, कोई, हम क्यों चाहेंगे कोई मेरे पे कंट्रोल करे। पर रियलिटी ये होता है कि मतलब कि अगर ऐसा कंट्रोल ना होगा तो फिर क्या होगा, लोग अपनी मनमानी करेंगे। कहते हैं कि ये गांधी जी का मानना है कि चूंकि सभी लोग आपसी सहमति से चलेंगे इसलिए कोई राजनीतिक ढांचा का उतना ज़रूरत नहीं है। और इसी चीज़ को कहते हैं अराजकतावाद। अराजकतावाद का मतलब क्या, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं हो, किसी भी प्रकार के राजनीतिक ढांचा की जरूरत ना हो, लोग आपसी सहमति से, एकदम राम राज्य टाइप का। तो महात्मा गांधी का मानना, अगर हम राम राज्य टाइप से चलते हैं तो चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा, कोई किसी का अधिकारों का हनन नहीं करेगा, जिसको जो काम आता है वो करो, मर्जी से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस मामले में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी काफ़ी हद तक कार्ल मार्क्स के नज़दीक नजर आते हैं, बहुत हद तक। मतलब अगर हम मार्क्सवाद को जब हम पढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि मार्क्सवाद भी कहते थे कि राज्य का कोई जरूरत नहीं, राज्य तो एक प्रपंच है, लोगों के अधिकारों का मतलब कि लोगों पर नियंत्रण करने का एक तरीका है, इसलिए राज्य का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में अच्छा, कार्ल मार्क्स तो कहते थे भाई राज्य का ज़रूरत ही नहीं है, राज्य को हटाओ, ये बकवास चीज़ है। जबकि महात्मा गांधी कहते थे कि नहीं,
पूरी तरह से राज्य को खारिज करना ठीक नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं कि राज्य की शक्ति को ही थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि अगर हम पूरा ख़त्म कर देते हैं तो फिर लोग बहुत ज़्यादा जो है अराजक स्थिति में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, अराजकतावाद। ठीक है। और ये जो अराजकतावाद का जो सिद्धांत था, उस समय के जो अमेरिकी चिंतक थे उनका नाम था हेनरी डेविड यूरो। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हेनरी डेविड। अब इनके बारे में हेनरी डेविड यूरो के बारे में अगर देखा जाए तो इन्हीं से जो है वो उन्होंने इस चीज़ को सीखा कि आखिर राज्य के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हो सकता है। देखिए, हालांकि ये पश्चिमी बहुत सारी विचारधारा को नहीं मानते, क्योंकि वो कौन से विचार थे, खासकर समाजवादी पूंजीवाद कहते बेकार है सब, लेकिन वहाँ के विचारों को जरूर स्टडी, जैसे जॉन रस्किन के बारे में देखेंगे तो जॉन रस्किन को वो देखते थे। देखिए, अगर वर्तमान दौर की बात करें तो आपका जयप्रकाश नारायण हो गया। जयप्रकाश नारायण के अलावा जैसे महात्मा गांधी की अगर हम बात, मतलब ये जयप्रकाश नारायण हो गया, विनोबा भावे हो गए, ऐसे कई सारे जो है व्यक्ति थे जो कि गांधीवाद को फॉलो करते थे। ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलते थे, स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या बोलते थे, इसको जरा सा देख लेते हैं। ये कहते थे कि शक्ति का बंटवारा करो, यानी कि क्या बोल रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण। अगर हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं तो कोई व्यक्ति तानाशाही नहीं बनेगा। ठीक है। और ये इनका मानना था कि अगर आप पूंजीवादी सिस्टम को फॉलो करते हो तो पूंजीवादी सिस्टम में क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंपनियों का अपना प्रभुत्व हो जाता है। अभी आज देख रहे हैं ना, कुछ एक दो चार कंपनी जैसे जियो हो गया आपका, जियो, आइडिया, वोडा, जो भी कई सारी कंपनी, जैसे अडानी का कंपनी देख लीजिए, धीरे धीरे आपको नहीं लग रहा कि सारे संसाधनों पर धीरे धीरे मतलब रिलायंस का कंट्रोल होते जा रहा है। कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ही गरीब रह जाते हैं। तो ये जानते थे कि इसके वजह से आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि जो इकोनॉमिकल अनइक्वालिटी की बात अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए पूंजीवादी को पसंद नहीं करते थे। ठीक, ये चाहते थे कि लोगों के पास बस उतना संपत्ति हो जिससे कि उसका काम चल जाए, मतलब संसाधनों का बंटवारा ये सही तरीके से करना चाहते हैं। तो देखो, ये कहते हैं शक्तियों का बंटवारा आप सही तरीके से करो। और शक्तियों का बंटवारा कैसे करो, नीचे से ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री भी जो बनेगा एक किसी न किसी गांव का मुखिया होना चाहिए। आप समझ रहे हैं। ये चाहते थे कि पहले कोई व्यक्ति मुखिया के स्तर पर जीतेगा, मुखिया के ऊपर फिर मतलब कि अगर आप पंचायत के लेवल पर जीत गए तो फिर आप धीरे धीरे मतलब गांव के स्तर पे पहले आप जीतो, फिर अगर आपको गांव के लोग पसंद करें फिर आप प्रखंड के पंचायत के स्तर पे जीतो, फिर ब्लॉक के स्तर पर है, फिर इसी तरह से जिला के स्तर पर है, आप राज्य के स्तर पर चुनाव, फिर धीरे धीरे कर करके आपका जो है चुनाव कहाँ तक होना चाहिए, वहाँ से व्यक्ति पीएम बने। और अक्सर क्या होता है, कई बार हम लोग देखे हैं कि अक्सर जो पीएम बनता है वो हेलीकॉप्टर से नहीं उतरता है सीधा, मतलब क्या, उनका अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, अचानक से वो पीएम घोषित हो जाते हैं, हाँ भाई ये कैंडिडेट पीएम का चुनाव लड़ेगा। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे मनमोहन सिंह की बात अगर हम करें, ठीक है, आप मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में आपको एक चीज़ खास बात मिलेगा, दोनों में एक डिफरेंट है। मनमोहन सिंह पहले किसी राज्य के वो सीएम नहीं थे, बात समझ रहे हैं, वो किसी निचले स्तर से नहीं आए थे। जबकि अब नरेंद्र मोदी की बात अगर हम करते हैं तो वो मतलब कि ऐसे सीएम मतलब पीएम थे जो कि पहले किसी न किसी राज्य, जैसे गुजरात के वो सीएम थे, तो उनको राज्यों के स्तर पर होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उनको अच्छे से पता था, और फिर जाकर के वो क्या बने, पीएम। मतलब अगर वही चीज़ राज्य के स्तर पर सीएम के बजाय वो नरेंद्र मोदी अगर मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत के सदस्य होते, फिर वहाँ से मुखिया बनते, फिर धीरे धीरे करके चुनाव होता, तो हम क्या देख रहे हैं, शक्तियों का बंटवारा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से कोई व्यक्ति बने उसको पावर मिले, ठीक है। और ये कहते हैं कि ग्रामीण पंचायत, ये इनका तो भाई बहुत ही बड़ा हसीन सपना था, और ये सपना पूरा भी होता है आगे चल करके। तो ग्रामीण पंचायत एकदम जरूरी है, और ये इसलिए देखते हैं बाद में जाकर के संविधान संशोधन होता है और उसमें पंचायत, ग्रामीण पंचायत को जो है ऐड कर लेता है। आप देखिएगा डीपीएस में जो आर्टिकल 40 है उसमें इस बात का चर्चा भी करता है। तो ग्रामीण पंचायत चूँकि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था होगा, इससे क्या होगा, सरकार की शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा होता है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे काम को कौन करेगा, पंचायत के स्तर पर काम होता है। तो इससे सरकार का भी सरदर्द कम होता है और पावर भी कम होता है, इससे सरकार तानाशाही भी नहीं बन पाएगा। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का एक फंडा हमको देखने को मिलता है। अभी इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम आगे इसका आर्थिक एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हटाते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के आर्थिक विचार के बारे में। आर्थिक वो मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप को वो किस रूप में देखते थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करती है औद्योगिक उत्पादन को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन हो वो इंडस्ट्री के लेवल पे हो, ये चीज़ इनको पसंद नहीं था। देखिए, औद्योगिक उत्पादन को पसंद नहीं करने के पीछे रीज़न ये होता था क्योंकि इनको ये चाहते थे कि जो ग्रामीण स्तर का जो व्यक्ति है वो खुद क्या हो, स्वावलंबी हो,
मतलब अपना काम वो खुद से करे, ठीक है। और ऐसे अर्थव्यवस्था की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बेरोजगारी का स्थिति नहीं आता है। देखिए, इनका ये मानना था कि अगर हम औद्योगिक उत्पादन के, अगर हम टेक्नोलॉजी का अगर हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि गांधी जी अपने अंतिम समय में इस बात को समझ गए थे कि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के वजह से मतलब बेरोजगारी ही आएगा, मतलब बेरोजगारी को ख़त्म भी किया जा सकता है, मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से बेरोजगारी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो औद्योगिक स्तर पर जो उत्पादन था वो उसका विरोध करते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करेगा। देखो, इनका ने सारा चीज़ मोनोपोली ये होता है कि भाई जब तक आदमी ठीक से काम ना करे उसको खाना मत दो। जैसे आज भी गांव घर में होता है कि जैसे कुछ कभी कभी माँ बाप अपने बच्चे को ताना देते हैं कि सारा दिन घर में पड़ा रहता है, काम धाम तो कुछ करता नहीं, बस चाहता है फ्री फोकट में दिन भर खाना चलते रहे तुम्हारा। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, मतलब आप जब मेहनत करोगे तो फिर भोजन करने में भी आपको अच्छा लगेगा। और ये विचार अभी देखने को मिल रहा है, हालांकि ये चीज़ बहुत पहले से चलते आ रहा है ना। तो ये महात्मा गांधी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करेगा तथा समाज कुल उत्पादन में से उसकी ज़रूरत के अनुसार संसाधन देगा। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, करे आप सामूहिक रूप से जो है श्रम करो, मेहनत करो, उसके बाद आपके हिस्से का श्रम का जो मूल्य होगा वो आपको मिलेगा। मतलब गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि आप पर्सनली अपना कुछ विशेष कर लो और सारा फ़ायदा खुद उठा लो, क्योंकि गांधी जी इस बात को समझते थे। हालांकि आज सभी लोग इस बात को मानते हैं कि संसाधन क्या है, सीमित रूप में है, और आज संसाधन पर जिस व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैप्चर हो चुका है वही व्यक्ति आज अमीर है। और गांधी जी जानते थे कि इसके वजह से आर्थिक विषमता हो सकती है। तो आर्थिक विषमता को, इस चीज़ को कम करने के लिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि देखो, जब भी कोई कार्य हो तो सामूहिक रूप में हो। जैसे मनरेगा का आप देख लीजिए, सामूहिक रूप में उसमें कई सारे लोग जुड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उस मेहनत करने का जो श्रम होता है वो उसको मिल जाता है। तो गांधी जी चाहते थे कि सब लोग मिल करके काम करो, समाज का जिम्मेदारी है, समाज का काम है कि वो उसके श्रम का जो मूल्य देगा। और अगर ऐसा चलता है, अगर ये सिस्टम चलता है, तो इससे व्यक्तिगत आवश्यकता कम होगा, क्योंकि जब आप सबको बराबर बराबर देते हैं तो इसमें किसी के पास ज़्यादा नहीं है ना ही कम है, तो व्यक्तिगत आवश्यकता इससे क्या होगा, कम होगा। और अगर व्यक्तिगत आवश्यकता कम होगा तो समाज में कभी भी आर्थिक रूप से असमानता नहीं आएगा, ना कभी लोग बहुत अमीर होंगे ना कहीं बहुत गरीब होंगे। गांधी जी कहते थे निजी संपत्ति जो है, हालांकि कहते थे कि निजी संपत्ति आप रख सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, कम से कम हो। कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे कि निजी संपत्ति ही सबसे बड़ा जड़ है। समाज में आज अगर भेदभाव अगर चल रहा है, अगर ये निजी संपत्ति ना होता तो कभी भी भेदभाव नहीं होता। ये बात सही, कुछ हद तक सही भी लगता है कि समाज में अगर सही बात है कुछ लोग बहुत अमीर नहीं होते और कुछ लोग बहुत गरीब नहीं होते तो शायद इतना भेदभाव नहीं दिखा। देखिए, अभी मज़ेदार बात बता रहे हैं कि आज से 20 साल 30 साल पहले की अगर हम बात करें, जिस समाज में हम लोग रह रहे थे वहाँ पर भेदभाव उतना ज़्यादा नहीं था। और आज जब देख रहे हैं, जो हम धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ चल रहे हैं, पूंजीवादी सोच भी हो चुका है लोगों का। कुछ लोग अभी क्या देख रहे हैं, बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, चूँकि आर्थिक रूप से विषमता अभी क्या है, ज़्यादा है। और पहले, आज से 20 साल पहले क्या था, कम था। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ कैसे आया है, निजी संपत्ति की वजह से। आज देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति 10-10 कंपनियों का मालिक है अकेला, और वो निश्चित रूप से इसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। अगर उसके पास संपत्ति ज़्यादा है तो उसको देख करके लोग क्या होंगे, कुंठित होंगे ही होंगे। तो निजी संपत्ति, हालांकि कार्ल मार्क्स से इस मामले में इनका विचार थोड़ा सा क्या है, अलग है। कार्ल मार्क्स तो कहते थे निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई निजी संपत्ति हो लेकिन क्या हो, कम से कम हो, बराबरी जैसा होना चाहिए। और क्या, ये कहते हैं कि उत्पादन के स्तर पर राज्य का स्वामित्व भी नहीं होना चाहिए। वही समाजवादी वाला जो बताया अभी कि समाजवादी सिस्टम में क्या होता है, उत्पादन के स्तर पर किसका कंट्रोल होता है, राज्य का होता है। जबकि महात्मा गांधी कहते थे कि उत्पादन के स्तर पर राज्य का स्वामित्व होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उत्पादन के स्तर पर राज्य का स्वामित्व होगा तो राज्य धीरे धीरे हर एक चीज़ पर कैप्चर करेगा, और इससे क्या हो सकता है, हिंसा बढ़ सकता है। मतलब वो लोगों को टॉर्चर भी कर सकता है, लोगों को उसके अधिकारों से रोका जा सकता है, लोग अपना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज आपको देखिए, पूंजीवादी के आने से देखिए फ़ायदा क्या हुआ, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाता है। जैसे पहले अगर बात करें तो पहले जैसे लोग टूथपेस्ट यूज़ करते थे या फिर मान लीजिए कोई डिटर्जेंट यूज़ करते थे, हो सकता है कोई एक कंपनी का यूज़ करता होगा, जो सरकार बनाता होगा वही कंपनी का यूज़ होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जब पूंजीवादी सिस्टम जो थोड़ा बहुत अपनाए थे, इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास चॉइस ज़्यादा हो गया, ऑप्शन ज़्यादा हो गया। अब लोग मजबूरी, मतलब लोगों के पास ये कंडीशन नहीं है कि सरकार जो प्रोडक्शन करेगा हमारी मजबूरी है उसी को यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए पूरी तरह से, जैसे कि नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर कोई सरकार को मना नहीं कर सकता। सरकार जो बनाएगा, जो प्रोडक्शन करेगा वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप भूखे रहोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखा जाए तो थोड़ा बहुत हिंसा तो बढ़ता है, लोगों की मजबूरी होती है, कई बार सरकार उस पर टॉर्चर भी करता है।
ऐसे चीज़ें भी देखने सामने को आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे मेन चीज़ बात अगर हम करें तो हम देखते हैं जो महात्मा गांधी के जो आर्थिक विचार हैं वो आपका आध्यात्मिक मूल्य यानी कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करें और समाजवादी मूल्य दोनों से मिलकर बनाए। देखिए आध्यात्मिक मूल्य का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक मूल्य के हिसाब से महात्मा गांधी चाहते हैं कि भाई देखो खुद में बुरा लगता है ना कि अगर हम मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और बिना श्रम के भोजन मिले जा रहा है तो खुद में अंदर से क्या होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। यानी आपके अंदर जो है एक मॉरल वैल्यूज़ ऐसा डेवलप होना चाहिए कि हमें हराम का नहीं खाना है, फ्री फोकट का नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करो तो खाओ, तो फिर क्या होता है अंदर से संतुष्टि मिलता है। तो ये आध्यात्मिक मूल्य जो था इनमें इनका शामिल था आर्थिक विचार के बारे में। और उसके बाद सामाजिक मूल्य क्या था कि सभी को संसाधन का क्या होना चाहिए, बंटवारा समान रूप से होना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी में आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं होगा। तो देखो ये कहते हैं साफ तौर पर ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तब तक भोजन नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वह पर्याप्त श्रम ना कर ले। भाई देख मेहनत करके आओगे भोजन मिलेगा, मेहनत करके नहीं आओगे भोजन नहीं मिलेगा, दिन भर भूखा रहोगे। अब मज़े की बात सोचने, अगर ये फार्मूला लागू कर दिया जाए, क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी का बेटा का, आकाश अंबानी, अगर ये फार्मूला उन पे लागू कर दिया जाए तो क्या लगता है उनका ये जो निकला हुआ है या फिर जो हैवी हो चुका है वो ऐसा होता क्या? और क्या ऐसे सिस्टम को, गांधी जी के सिस्टम को क्या वो मानेंगे? कभी नहीं। जबकि उनको पता है कि मेरे कई सारी पीढ़ी अगर बैठ के भी खाएगा टेंशन नहीं है, मेहनत नहीं भी करेगा तो बाप दादा का संपत्ति है ना। अभी हमारे ही पूर्वज में कई सारे ऐसे लोग थे, बाप दादा संपत्ति को बैठ करके जोक के खाते चले गए। मेहनत नहीं करना है, फ्री फोकट का खाना है, तो हराम का खाओगे तो आपका आत्मिक मूल्य का क्या होगा, पतन होगा। ठीक है, तो ये मानना था महात्मा गांधी का। देखो एक चीज़ ना बहुत ही शानदार है, देखो सभी लोग जब मेहनत करते हैं तो एक तो उनका फिटनेस भी अच्छा रहेगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि आपको खुद में लगेगा कि किसी से फ़ायदा क्या होगा, आप किसी को उसके काम के हिसाब से जज नहीं करोगे। किसी को छोटा मतलब आप जैसे शहर वाले लोग क्या होते हैं, शहर में मज़े से बैठे होते हैं और गांव वाले लोग उनके लिए खेती करते हैं, तो वो किसान को हो सकता है हे दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जिस दिन आप फसल की पैदावार खुद करने लगोगे और उसके बाद आप अनाज खाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार हम भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए देखने को देखिए, इसलिए कहते हैं ना कि गाँव में उतना ज़्यादा भेदभाव आज भी नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से विषमता गाँव में अभी भी कम है शहरों की तुलना में। जबकि शहर में देखें ना कि शहर में जो भेदभाव है बहुत ज़्यादा है, मतलब एक टॉप ऑफ द लाइन चला गया है आजकल। तो जितने बड़े शहर जाओगे, जितना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर जाते हैं, वहाँ पर भेदभाव और ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं। अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के थोड़ा सा न्यायशीलता के सिद्धांत। ये क्या है, न्यायशीलता का सिद्धांत का मतलब होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी यूज होता है। अब ये क्या होता है, महात्मा गांधी का ये जो थ्योरी था ये बहुत ही फेमस रहा और कई बार लोग इस पर मजाक भी उड़ाते हैं। वो क्या था इनका, हृदय परिवर्तन। मतलब क्या, हृदय परिवर्तन का मतलब होता है किसी को मना के, उसको समझा के, उसको फील करा के आप अपनी बात मनवा लो, उसको क्या बोलते हैं, हृदय परिवर्तन। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं, जब बच्चे को अपनी बात मनवाना होता है अपने फादर से कि पापा हमको कुछ चाहिए होता है, पापा कह रहे हैं नहीं ला के नहीं देंगे तुमको। जैसे मान लो कि साइकिल खरीदने का मन या फिर मोबाइल खरीदने का मन हो रहा है, बच्चा कह रहा है कि पापा हमको ये वाला फ़ोन चाहिए, पापा कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी फ़ोन बिल्कुल तुमको नहीं दिलाएंगे। फिर बेटा कह रहा है भाई ऐसे तो मानेंगे नहीं, पापा को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा मस्का लगाना है, मतलब थोड़ा सा उनको मोटिवेट क्या करना है, वो तो खुद ही मोटिवेट रहते हैं। मतलब थोड़ा सा पापा को थोड़ा समझाना है, हृदय परिवर्तन कराने का कोई, पापा प्लीज़ आप जो बोलोगे हम सब मान लेंगे, आप सुबह उठने को 4 बजे बोलोगे हम 4 बजे उठेंगे, डेली 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, ठीक से रोज़ नहा लिया करेंगे, स्कूल भी चले जाया करेंगे। अब पापा को मना रहा, पापा का अगर हृदय परिवर्तन हो गया, लगता है कि ना मेरा बेटा लगता है कि मेरे कंट्रोल में आ चुका है, तो वो हो सकता है वो मोबाइल दिला देंगे। यानी वो क्या कह रहे हैं, हृदय परिवर्तन। लेकिन ये महात्मा गांधी ये फैमिली के स्तर पर हृदय परिवर्तन की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पूंजीवादियों को। ये किसको कह रहे हैं, पूंजीवादियों को। अभी देखेंगे कार्ल मार्क्स कैसे चिढ़ते हैं, उनके इसी वजह से कार्ल मार्क्स जो बहुत चिढ़ जाते हैं, मतलब मजाक भी उड़ाते हैं, चिढ़ना क्या है मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो पूंजीवादी हैं उनका अपना फ़र्ज होता है कि वो खुद को किसी भी कंपनी का मालिक ना समझो। आप मालिक नहीं हो बल्कि आप क्या हो, न्यायसी हो। न्यायसी का मतलब समझ लो कि आप एक हिस्सा हो उस कंपनी का, आप एक शेयर हो। जैसे शेयर होल्डर समझते हैं ना, शेयर होल्डर वाला सिस्टम में क्या होता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति के पास 10% शेयर हो, कोई व्यक्ति 2% का शेयर रखता हो, कोई व्यक्ति 50% का शेयर खरीद रखा हो। तो शेयर का मतलब होता है कि मालिकाना हक, मतलब कि आप उसके हिस्सा हो। मतलब एक तो ऐसे समझ लो जैसे शेयर है तो मतलब सभी लोग मालिक हैं, यहाँ पे कोई नौकर नहीं है। या फिर आप दूसरे तरीके से ये समझो कि आप भी उस कंपनी के सिर्फ एक हिस्सा हो, पार्ट हो। क्योंकि अगर आपके पास मजदूर नहीं होंगे तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे। यानी कि आपके पास आज जो भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो उस मजदूरों के द्वारा किए गए मेहनत की वजह से मिल रहा है। इसलिए आप गलत फहमी पाले हुए हो कि हम क्या हैं, मालिक हैं।
आप मालिक नहीं हो, बल्कि क्या हो, आप एक ट्रस्टी हो, न्यासी हो। समझ में आया? और गांधी ये कहते हैं, पूंजीवादियों को कहते हैं कि भाई देखो, अपनी ज़रूरत भर का जितना भी उपयोग आपको होता है, जितना ज़रूरत है, आप अपने उपयोग का जितना भी संसाधन है आप ज़रूरत कर लो, पहले आराम से जितना आपको चाहिए कर लो, लेकिन उसके बाद जो बचता है वो किस में बांट देना चाहिए? वंचित वर्ग में, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको बांट देना चाहिए। अपनी ज़रूरत को जितना आपका है पूरा कर लो पहले, उसके बाद सभी लोगों में क्या करना, अपना संपत्ति को बांट देना चाहिए। मतलब ये कहते हैं पूंजीवादियों को कि आप संपत्ति का संग्रह मत करो, धन संग्रह मत करो। अभी जो बड़े बड़े बिलियनर्स नहीं दिख रहे हैं, 7 अरब है, किसी के पास 10-10 अरब रुपया है, तो वो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये लोग इस तरह से अगर करेंगे तो दिक्कत है। हालांकि कुछ एक एग्जांपल भी दिखता है, जैसे रतन टाटा भी बहुत, जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारा पैसा देते हैं लोगों को, हेल्प भी करते हैं। उसी तरह से सोनू सूद के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं कि इनके पास अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद जब भी लोगों को प्रॉब्लम्स आता है तो वो अपने धन का जो है कुछ हिस्सा देते हैं। मार्क जकरबर्ग अपना बहुत सारा जो है हिस्सा दे चुके थे, ठीक है। अब यही चीज़ की वजह से मार्क्सवादी व्यंग करते हैं, बोलते हैं भाई गांधी जी बापू आपको बहुत टेंशन है, मतलब आप ना बहुत कन्फ्यूज इंसान हो। ये जो लगता है पूंजीवादी, ये लगता है आपका हृदय परिवर्तन की बात को मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ये घोर टाइप का घाघ, समझ तो घाघ टाइप का, ये पूंजीवादी बने इसी वजह से क्योंकि इनका स्वार्थ जो लाभ है, जो इनका जो स्वार्थ चीज़ है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये बहुत ही स्वार्थी किस्म का इंसान है और आप इसको लगे हुए हृदय परिवर्तन कराने के लिए, ये हृदय परिवर्तन करेगा ही नहीं। तो देखो, महात्मा गांधी, जब हम लोग भूदान आंदोलन जब विनोबा भावे के माध्यम से जब आज़ादी के बाद हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि विनोबा भावे कहते हैं कि भाई जितने भी ज़मींदार लोग हैं, आप लोग अपना अपना ज़मीन का जो कुछ टुकड़ा है, मतलब वो सभी लोगों को दान कर दीजिए कुछ हिस्सा। तो लोगों ने दान किया भी है। उस समय महात्मा गांधी का, चूंकि उस समय तूती बल चलता था, तूती बोलते थे महात्मा गांधी, जो एक बार बोल देते सब चलता था। तो आज़ादी के बाद गांधीवाद का बहुत ही अच्छा मतलब प्रभाव देखने को मिलता है देश में। लेकिन लोग भी कितने शाने थे, वो क्या करते हैं कि वो विनोबा भावे को ऐसे ज़मीन का टुकड़ा दान करते हैं जो अक्सर या तो क्या है, या तो वो बंजर ज़मीन है, या तो वो किसी न किसी विवादित रूप से ज़मीन है, उनकी केस वगैरह कुछ चल रहा है, मामला फंसा हुआ है उसमें। तो देखिए, दान तो किया, लेकिन अभी भी एक बात तो महात्मा गांधी को समझना चाहिए कि ये चीज़ हृदय परिवर्तन हर बार काम नहीं आता है और कभी कभी काम भी आ जाता है। तो इसी वजह से जो कार्ल मार्क्स है, ये हृदय परिवर्तन की बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक के बाद जो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सामाजिक वाला जो मामला है, इसको पढ़ करके आज का टॉपिक को हम लोग फिनिश कर दें। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग को दे। अब हम लोग सबसे लास्ट हम लोग आज देखते हैं, अब देखते हैं सामाजिक विचार। आखिर गांधी जी के सामाजिक विचार क्या थे, वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात ये जो है, ये धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। देखिए, गांधी जी ने एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। धर्म को लेकर के, खास करके गीता के प्रति उनके अंदर कहते हैं अगाध श्रद्धा था। वो खुद ही कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं बार बार इस बात को कि हम गीता के बियॉन्ड सोच नहीं पाते हैं, और गीता ही उनका मेन जो है वो दर्शन है। वो बचपन में, चूँकि उनकी माँ उनको गीता बहुत पढ़ाती थी, तो गीता उन्होंने बचपन से पढ़ा, और गीता में जितने सारे जो श्लोक हैं, जो उनके सारे जो कितने सारे उसमें मूल्य हैं, वो महात्मा गांधी को उस पर बहुत ट्रस्ट है। तो अब देखिए, ये कहते हैं महात्मा गांधी, इसलिए धर्म को चूँकि वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए वो कहते थे जो सेकुलर शब्द होता है, जो कि धर्मनिरपेक्षता है, ये शब्द ही उनको लगता था बकवास है। आखिर ये सोचिए, जो शब्द आज धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में भी है ना लिखा हुआ, ये शब्द उनको पसंद नहीं था। अब आपको यहाँ पे आराम से ठहर के सोचना होगा कि आखिर ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब, यहाँ पे धर्म का मतलब महात्मा गांधी का क्या है। देखिए, धर्म का अक्सर क्या होता है, दो मतलब होता है। एक मतलब होता है नैतिकता से, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, सदाचार, ये सारा होता है धर्म का असली मतलब। और दूसरा मतलब क्या होता है, मजहब। मजहब का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। देखिए, दरअसल धर्म जो होता है वो संस्कृत का एक शब्द है ध्री। संस्कृत का शब्द जो ध्री है, इसी से मिलके बना है। और ध्री का मतलब क्या होता है, धारण करने योग्य। मतलब जो कुछ भी धारण करने योग्य है उसको हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो क्या लगता है, धारण करने योग्य इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नैतिकता, सत्यनिष्ठा या फिर मजहब। तो गांधी जी का यहाँ पे जो मतलब है यहाँ पे धर्म से, वो नैतिकता या सत्यनिष्ठा से है। इनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ये मजहबी चश्मे से नहीं देखते धर्मनिरपेक्षता को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये आखिर वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, यहाँ पर किस सेंस में इनको ऐसा, इनका मानना था कि जो धर्म होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे धर्म का मतलब किस चीज़ से है, नैतिकता से या फिर सत्यनिष्ठा से है। इनका मानना कि जो धर्म होता है वो नैतिकता का आधार है। मतलब कि अगर नैतिकता ही ना हो तो फिर वो कैसा धर्म,
ठीक है। तो इनका मानना था कि अगर आप धर्म नहीं है तो वो नैतिकता बेकार है। और ये कहते हैं, भारत जैसे देश के बारे में ये कहते हैं कि भारत में सर्वधर्म संभाव की आवश्यकता है, मतलब सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बात करते हैं तो भारत का असली समस्या ये नहीं है कि धर्म, जो भारत एक जो है धार्मिक कंट्री है, समस्या यहाँ पर किस चीज़ को लेकर के है? सांप्रदायिकता है, यानी क्या? कम्युनलिज्म। समस्या यहाँ पर क्या है? एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, जो नीचा दिखाने वाला जो दृष्टिकोण है, वो प्रॉब्लम है। धर्म एक बहुत ही शानदार चीज़ है। वो कहते हैं कि ये आप धर्म, कोई भी जो कहते हैं कि कोई भी समाज या कोई भी राज्य या फिर कोई भी राज्य की बात करें, अगर वो कहता है कि राज्य बोलता है कि हम धर्मनिरपेक्ष कंट्री, यानी कि वो कहता है कि सेकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि भारत में जो भी सेकुलर के बारे में जो कहता है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई मजहब नहीं होगा, ये मजहब के सेंस में है। और महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी वही बात कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का कहना है कि कोई भी राज्य अगर सेकुलर अपने आप को लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेकुलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। तो धर्म से निरपेक्ष कोई राज्य कैसे हो सकता है? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जबकि इंडिया के बारे में ये नहीं कह रहा है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, वो कहना ये चाह रहा है कि राज्य का पर्सनल अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य के नज़र में सभी धर्म क्या है? बराबर है। तो राज्य सभी धर्मों के लिए करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में, यहाँ पर जो सेकुलर का है ये क्या है? पॉजिटिव है। ये नहीं कहता है कि हम सभी धर्म को खारिज करते हैं, ठीक है। भारत का अपना कोई धर्म, जैसे कि भारत, कुछ लोग कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसको भारत को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दो। तो ये शब्द आप नहीं लगा सकते हो भारत के साथ, क्योंकि भारत चाहता है कि आपका अपना मजहब रहे, आपका अपना धर्म हो, कोई टेंशन नहीं। हम आपके मजहब के लिए, आपके धर्म के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। जब कभी दुर्गा पूजा का टाइम आएगा तो आपको हम हेल्प करें, कभी हज के लिए आपको हम सब्सिडी दे सकते हैं, कभी कैलाश यात्रा के लिए सरकार देती है। तो यहाँ पर धर्म का मतलब क्या? ये आपके लिए वो करेगी, सरकार करेगी, पर सरकार का अपना खुद का कोई आइडेंटिटीज़ नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो समझ में आ गया महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि धर्मनिरपेक्षता शब्द अपने आप में क्या है? गलत है। जबकि आप देख रहे हैं कि राज्य के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि हम सेकुलर तो हैं, लेकिन किस सेंस में हैं? हम इसके सेंस में, मजहब के सेंस में, मतलब कि भारत का अपना कोई मजहब नहीं होगा, भारत को मजहबी देश आप मत बनाइए। तो ठीक है, जो महात्मा गांधी जो बात कह रहे हैं वही बात हमारे संविधान में भी लिखा है, बस समझने भर का देर है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है, जबकि महात्मा गांधी कहते थे धर्मनिरपेक्षता बेकार है। आपको समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है और जो लिखा गया उसका क्या मतलब है, दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था बहुत मानते थे। ये देखिए एक चीज़ ना, अगर आपको सच में समझना हो तो महात्मा गांधी का सबसे वीक पॉइंट आप कह सकते हो। बाकी हर मामले में महात्मा गांधी करीब करीब ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी को इस मामले में नहीं बचा पाएंगे। सॉरी, इस मामले में आप थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। आपको हम समझाते हैं वो क्यों। ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति को अपने वर्ण के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे वर्ण कौन कौन है हमारे? जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। जैसे ब्राह्मणों के हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए, फिर पूजा पाठ कराना चाहिए। क्षत्रिय का काम क्या है? सुरक्षा करना। वैश्य का काम क्या है? व्यापार करना। और जो शूद्र है उनका काम क्या है? साफ सफाई या फिर कृषि करना। तो महात्मा गांधी का मानना है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के हिसाब से कर्म करेगा तो कभी भी देश में बेरोजगारी नहीं आएगा, कभी भी आपको बेरोजगारी नहीं आएगा। देखिए कुछ हद तक ये बातें ठीक भी लगता है सुनने में, लेकिन दूसरे एंगल से आप देखोगे तो ये बात उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप सोच के देखना, आपके फादर जिस काम को कर रहे थे पहले से, तो नो डाउट कि आप बचपन से उसी काम को होते हुए देख रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा? एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो उस काम को आप आराम से कर लीजिएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है, कोई वोकेशनल डिग्री का ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जो बनिया का बच्चा होता है उसको MBA का डिग्री का ज़रूरत नहीं है, उसको बिजनेस कैसे किया जाता है वो उसको अच्छे से पता होता है। आप MBA करके आपको डिग्री मिलेगा, लेकिन उसको डिग्री का जो वो प्रैक्टिकली बचपन से देखते आ रहा है। जैसे लोहार का बच्चा की अगर हम बात करें, उसको पता है कि लोहे से क्या क्या बनता है। तो वो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास अगर बचपन से ट्रेनिंग मिली होगी तो आपको रोजगार की प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी इस मामले में थोड़ा सा फेल रहे। एक बार बापू जी से कोई जाके पूछा कि बापू जी ये बताओ कि हम चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मतलब पहले बोलते हैं कि हम चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, तुम बिल्कुल एजुकेशन तो अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बापू जी ऐसा ना कि वो पढ़ तो लिया, लेकिन अब वो चाहता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टरी की पढ़ाई किया, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो वो तुरंत कहेंगे कि देख भाई छोटू, मतलब पढ़ाई लिखाई किया वो तो ठीक है, लेकिन जॉब वो वही करेगा जो तुम्हारा वर्ण है। मतलब अगर तुम लोहार हो तो तुम्हारा बच्चे को लोहे का काम करना चाहिए,
तो डॉक्टरी पढ़ भी लिया तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा गांधी जी के जो विचार है वर्ण व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा कमज़ोर है, और ये वर्ण व्यवस्था का विचार गीता से उनको अच्छा खासा मिला था। मतलब गीता में बहुत सारी बातें लिखा हुआ है कि जैसे कि ब्राह्मण का जो है उद्भव जो होता है वो मुख से हुआ है भगवान के, और क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का जंघों से, और शूद्र का पैरों से। तो देखिए, हालांकि इस सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं कि मतलब ये सीधी सी बात बोलता है कि आप व्यक्ति को, इंसानों को बराबर नहीं मानते हो, आप किसी को ऊंचा मानते हो, किसी को नीचा मानते हो। हालांकि देखिए, गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, और मज़े की बात यह है, देखिए ये तो हम पढ़ा चुके हैं कि वर्ण व्यवस्था वो किस लिए सपोर्ट करते, ताकि श्रम का विभाजन सही से होगा, और ये हमारे आर्थिक रूप से जो आर्थिक संरचना है ये बेहतर होगा, और आदर्श प्रणाली है ये। श्रम विभाजन अगर होगा, सबको अपना अपना काम मिलेगा, तो कभी भी बेरोजगारी नहीं आएगा, सब अपना अपना काम में बिजी रहेगा, और ट्रेनिंग भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, भुखमरी गरीबी कभी नहीं आएगा। ये इनका मानना था। अब देखते हैं कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था को तो मानते थे, लेकिन मजे की बात है भाई मेरे कि ये जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, ये कास्ट सिस्टम को बेकार मानते थे। जिस ऊंच नीच की बात हम कह रहे थे ना अभी, कि जो ब्राह्मण अपने आप को ऊंच समझता है, क्षत्रिय अपने आप को उसके थोड़ा डाउन, फिर ये जो हायरार्की सिस्टम जो चला है, ये जो वर्टिकल सिस्टम चलता है, इस सिस्टम को ये नहीं मानते। इनका मानना था कि सभी व्यक्ति बराबर है आपस में, जबकि खुद ये वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं। और वर्ण व्यवस्था में कहता है कि क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मण सबका अपना अपना क्लास है। इनका मानना था कि सब लोग अपने वर्ण के हिसाब से काम करो, इसमें से ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। तो यहाँ पर गांधी जी का मानना है कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते तो थे, लेकिन ये जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, और ना ये अस्पृश्यता को मानते थे, अनटचेबिलिटी, जो हमारे आर्टिकल 17 में भी संविधान में लिखा हुआ है मूल अधिकार में। तो ये कहते हैं ये जो छुआछूत की जो भावना है वो उसके खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, और ये चाहते थे कि सामूहिक भोज हो। और सामूहिक भोज मतलब क्या, मतलब कि जो ऊंची व्यक्ति का जो जाति अपने आप को कहता है, वो दूसरे दलित के यहाँ भोज करना चाहिए, उसको भोजन करना चाहिए जा करके। और इतना ही नहीं, वो कहते थे अंतर जाति विवाह यानी कि इंटर कास्ट मैरिज को भी ये प्रमोट करते थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। अक्सर क्या होता है यहाँ पर लोग कि अक्सर हम कभी बहुत बार लोगों को समझाते हैं कि जब दोस्ती करने की बात होती है तो आप किसी से भी कर लेते हो, लेकिन जैसे ही मामला शादी की होती है तुरंत आपको अचानक से अपना गोत्र याद आ जाता है। अरे यार, हम तो फलाना ढिमकाना गोत्र से हैं, और अगर हम शादी किए तो पता नहीं मेरा कौन सा डीएनए खराब हो जाएगा। पता नहीं इतना कमज़ोर डीएनए वो कहाँ से लाते हैं कि शादी करने से आपका डीएनए ही खराब हो जाएगा। मतलब विज्ञान भी शर्माता होगा ऐसे बेहुदा लोगों को देख करके, कि जो ये कहते हैं कि जब शादी करेंगे तो हम उनका मतलब कास्ट, उसका रिलीजन, उसका मतलब गोत्र, सब चीज़ देखेंगे और शादी करेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि जोड़ियाँ तो ऊपर वाले बनाते हैं। तो तुम अब तक क्या कर रहे थे जो पूछ रहे थे किस जाति से हो, किस धर्म से हो। तो ये जो अंतरजातीय विवाह, जो कि आज भी हमारे समाज में बहुत ही एक ऐसा मुद्दा बना हुआ, जो अभी भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में बहुत जगह देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति दलित से शादी कर लेता है, या फिर अभी भी कोई दलित व्यक्ति अगर मतलब घोड़े पर अगर चलता है तो वहाँ पर उसको मारा पीटा, बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो अंतरजातीय विवाह को बहुत ही प्रमोट करते थे, ठीक है। और दूसरा लास्ट जो हम लोग आज का टॉपिक है, ये बेसिक एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। बेसिक एजुकेशन को महत्व देते थे, मतलब बेसिक एजुकेशन के लिए कहते थे कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, खास करके हिंदी को ये बहुत प्रमोट करते थे। और ये कहते थे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलना चाहिए, वो ट्रेडिशनल टाइप का नहीं, परंपरावादी टाइप का नहीं, वो कहते थे उचित मूल्य का, बढ़िया एक अच्छा वैल्यूज़, आप ऐसा एजुकेशन दीजिए जो कि बच्चों में नैतिकता को बढ़ावा दे, मोरल वैल्यूज़ डेवलप करे, सही गलत में उसको पहचान करने के लिए आना चाहिए, रोबोट के जैसा लाइफ ना जिए वो। और साथ ही साथ उसको कैसा देना चाहिए, स्किल्ड, मतलब ऐसा उसको मतलब नॉलेज दो ताकि वो अपना रोजगार कर सके, वो रटा हुआ पढ़ाई नहीं, उसको ऐसा बिजनेस, मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो गांधी जी वोकेशनल कोर्स की जो है वकालत करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो परिवार व्यवस्था के बहुत सपोर्टर थे, वो चाहते थे कि फैमिली बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके बच्चों के नैतिक मूल्य का ग्रोथ करने के लिए, नैतिकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फैमिली को उतना पसंद नहीं कर, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि अमेरिका वगैरह में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा चलता है। ये चाहते थे कि नहीं, परिवार होना चाहिए, जैसे दादाजी दादी हैं, माता है, पिता है, एक हंसता खेलता हुआ परिवार जो भारतीय परिवार कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का ये मानना था। तो देखिए कुल मिला के आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, और यही था हमारा आज उद्देश्य बनाने का महात्मा गांधी के टॉपिक पे, कि आपको इनके जो इनके विचार है, इनके फिलॉसफी को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन अभी जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, कभी मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे उनके द्वारा किए गए कार्यों को समझेंगे, अहिंसा के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज का वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। कुछ अगर और ज़रूरी कुछ सुझाव देना हो महात्मा गांधी से रिलेटेड, अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, तो ताकि हम जब अगले बार वीडियो जब महात्मा गांधी को बनाएंगे तो आपको उसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।